नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जल सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हमेशा एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनका कि उद्देश्य समाज सेवा करना है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो के बीच में मौजूद है प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस के फाउंडर संस्थापक स्वरणदीप त्रिपाठी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो इनकी एनजीओ है इसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि नाम से ही प्रतीक होता है कि ये उन लोगों की सेवा में अक्सर तैयार रहते हैं जो कि बोल नहीं सकते, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई पंछी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो। यहाँ तक कि समाज में जो व्यक्ति अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते उनकी आवाज उठाने का कार्य भी जो है अपना स्वरणदीप त्रिपाठी जी करते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से। कई जगह पर हम भी इनके साथ गए और हमने भी देखा कि जो समाज के बीच में बुराइयां फैल रही हैं उनको समाप्त करने का बीड़ा जैसे कि त्रिपाठी साहब ने लिया है, जाते हैं और जाकर जो समाज के बीच में कुरीतियां बुराइयां फैल रही हैं उनको दूर करने का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी पीछे की बात है कि सेक्टर 4 में जहां एक पान भंडार है उसके ऊपर गए और जाकर वहां पर एक ऐसी सिगरेट जो बिक रही है मार्केट के बीच में, जिसका कि ये नहीं पता कि वो कहाँ बनती है, किसके माध्यम से वो सप्लाई होती है, कौन सा उसका मैन्युफैक्चरर है, इसके विषय में किसी प्रकार का कुछ भी ना तो उस सिगरेट के ऊपर में मेंशन होता है, ना ही उसके ऊपर कोई इस प्रकार का चिन्ह होता है जो कि सुरक्षा चिन्ह हम देखते हैं कि जो हमारे देश के बीच में सिगरेट बनती है उसके हर डब्बे के ऊपर सुरक्षा चिन्ह होता है और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है। जैसे विल्स वाले हैं वो अपने उसके ऊपर लिखते हैं, बकायदा उसके ऊपर लिखा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन ये इस प्रकार की सिगरेट है कि इसके ऊपर इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। कहाँ से आती है, कौन बेचता है, कौन इसका होलसेलर है, कौन इसका C&F है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, कहाँ से आ रही है, इसके विषय में कुछ भी मालूम नहीं चलता। तो पीछे जो स्वरणदीप त्रिपाठी जी है इन्होंने ये एक मुद्दा ये भी उठाया था। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि जो इनकी एनजीओ है इनका एनजीओ बनाने का क्या मकसद है और इनकी एनजीओ आगे आने वाले समय में किस प्रकार के समाज सेवा के कार्य करेंगे, क्या क्या इनकी योजनाएं हैं। जानते हैं त्रिपाठी जी से। नमस्कार त्रिपाठी साहब। नमस्कार। त्रिपाठी साहब, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आप यहाँ आए। आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप रोहिणी कोर्ट के बीच में जो है आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आप एनजीओ भी चलाते हैं और बहुत सारे समाज सेवा के ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप उठा रहे हैं, जो कि समाज में हम कहें कि बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनका कि जब तक कि ये जो हम कहते हैं कि ये समाज सेवी संगठन आगे नहीं आएंगे तब तक जो है ये इन समस्याओं से जो है छुटकारा मिलवाना बहुत मुश्किल है। लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो स्लम एरिया के लोग हैं उनको बतलाना जरूरी है कि उनके जीवन के उनके क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार जो है उनको मालूम होने चाहिए। अगर उनके यहाँ पुलिस आती है, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई कर सकती है और वो अपने बचाव में क्या क्या कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपने एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार के जो आप कार्य कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे त्रिपाठी साहब आप बताएं कि आपकी जो एनजीओ है कैसे आपके मन में आया कि आप एक एनजीओ का निर्माण करें। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णदीप है और तो आपने ये एनजीओ बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे एनजीओ का नाम है प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस। जो बोल नहीं सकते उसकी आवाज है हम, चाहे वो एक विकलांग व्यक्ति हो, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हो, पेड़ हो, पौधे हो और हमारे जो पशु वगैरह हैं वो हो, जो भी बोल नहीं सकता हम उसके सहायता के लिए हमने ये एनजीओ बनाई है। एनजीओ बनाई है। तो जैसे कि कल हमने देखा था आपने एक सिगरेट है उसका मुद्दा उठाया। तो सर आप इस मुद्दे को जो जैसे हमने भी उसको कवर किया, उठाया, पुलिस स्टेशन तक गए, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपका क्या आगे का योजना है, क्या आपका अगला कदम रहने वाला है? वैसे हमने हर तरीके से जो कानूनी कार्रवाई हमने करनी चाहिए हमने करी है, आपके माध्यम से भी करी है, आपके चैनल के द्वारा भी करी है और हमने इसमें एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया है जिसमें हमने पहले कंप्लेंट दी थी, एक इंटीमेशन लेटर दिया था डीसीपी को और एसएचओ कंसर्न एसएचओ जो वहां का थाना था, और उसके बाद हमने वो वहां पे जाके हमने एक सिगरेट परचेस करी, उसकी डब्बी परचेस करी जो कि उसने आई थिंक हमें 200 रुपए की करीबन की दी और हमने
4-5 डब्बियां परचेज करी और उसकी पेमेंट हमने यूपीआई के माध्यम से की। हम यही देखना चाहते थे कि उस सिगरेट में है क्या, वो वैध है या इलीगल है या लीगल है। तो हमने वो पाया कि वो इलीगल है, वो स्मगलिंग सिगरेट है, उस पर किसी भी तरीके की कोई मार्किंग जो आपको इंजरियस टू हेल्थ वगैरह लिखा होता है वो चीज नहीं थी, कोई प्राइस टैग नहीं था, कौन सी कंपनी थी उसमें कुछ भी डिटेल नहीं थी, जिससे कि हमारी जो सूचना थी वो बिल्कुल सही पाई गई और हमने उसमें फिर आगे पीसीआर खोल करी। जैसे कि आपने पीसीआर कॉल करी, वहां पे पुलिस आई, तो उसके बाद जो है आप लोग पुलिस स्टेशन तक गए, तो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ साहब थे उनका क्या रवैया था इस चीज को लेकर? ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। हमने पीसीआर कॉल करी, उन्होंने हमारी बात सारी सुनी, उन्होंने समझी। उसके बाद हमने वो जो जितना भी हमने सामान रिकवर किया था उससे जितनी भी सिगरेट्स थी, आई थिंक 14 to 16 पैकेट थे, वो हमने थाने में जाके एक अपने फ्रेश कंप्लेंट के साथ में वो हमने सीज करवाया है। और उन्होंने हमारे को आगे जो बिल्कुल प्रॉपर वे में जो लीगल कार्रवाई होती है कस्टम के पास वो नोटिस भेजेंगे और उसके बाद एफआईआर करने के लिए उन्होंने हमारे को बताया है कि होगी। अच्छा, जैसे ये मैं एफआईआर करने के लिए बताया सर, जैसे कि अब आप जो है अगर एफआईआर नहीं होती है, पुलिस एफआईआर नहीं करती है, तो उसके बाद आपका क्या कदम रहना? इसमें अगर एफआईआर नहीं होती है तो सबसे पहले तो इसमें भूमिका आ गई पुलिस की कि इसमें अगर ये नहीं हो पा रही है तो इसमें जो बिकवा रही है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पुलिस का है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, पहले हाई कोर्ट जिंदाबाद है और उसके बाद हम लीगल प्रोसेस पुलिस पार्टी को ही बनाएंगे इसमें। अब देखिए, जैसे कि आप त्रिपाठी साहब, आप जो जानवरों के लिए भी आप करते हैं, तो जैसे कि अगर आपको पता चलता है कि कोई गाय जख्मी है या कोई कुत्ता जख्मी पड़ा हुआ है या कोई पक्षी जख्मी पड़ा हुआ है, तो आपका क्या कदम रहता है? आप उसको कहाँ ले जाते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं? इसमें हमारे पास बहुत सारे हमारे गौ सेवक भाई हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। हम गौरक्षा दल भी ऑपरेट करते हैं दिल्ली में। और अगर हमारे को ऐसा कोई भी जो जानवर या पशु या गौ माता या हमारा गौवंश दिखता है जो घायल अवस्था में हो या बीमार हो, तो हम उसको तत्काल एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पे भी उसका इलाज हो सकता है वहां पे करवाते हैं। जैसे कि त्रिपाठी साहब अभी आपने बताया कि आप गाय को ले जाते हैं, ये जो भी जानवर जख्मी होता है उसको एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाते हैं और जाके उसका इलाज कराते हैं। तो जो जहां पर आप इसका इलाज कराते हैं, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल होता है या कोई प्राइवेट ऐसी संस्था है जो इसका इलाज करती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी इलाज होता है जो बड़े जानवरों को, चलो डॉग्स वगैरह का तो चलो सरकारी डिस्पेंसरी बना रखी है, वहां पे हो जाता है। लेकिन जैसे बड़े जानवर है हमारे, गौ माता है, गौवंश है, गधे हैं, घोड़े हैं, इस तरीके ऊंट है, अगर इनको किसी तरीके की दिक्कत आती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कहीं इलाज नहीं है। ये प्राइवेट संस्था, जैसे हमारी गौरक्षा दल के हैं, राम डाटर भाई हमारा गौरक्षा दल का, उसने एक चिकित्सालय खोल रखा है। ऐसी राकेश पंडित सुल्तानपुरी, उन्होंने भी एक उपचार केंद्र खोल रखा है। ऐसे कई भाई हैं जो अपनी ही सेवा दे रहे हैं और आपस में सारे भाई जोड़ कर दे रहे हैं। जैसे कि भी आपने बताया कि ये जो प्राइवेट संस्था है वो इसका करती है जी। तो त्रिपाठी साहब, जैसे कि एक बड़ा एक महंगा कारोबार है, ये बहुत महंगा शौक है कि आप गाय को लेके जाएंगे, उसको दवाई भी चाहिए, उसके लिए पटिया भी चाहिए, जब तक वो बीमार रहेगी उसका खाना भी चाहिए। तो सर इसकी व्यवस्था कैसे होती है? इसकी व्यवस्था तो ऐसे है जी, अगर कोई पशु प्रेमी है वो हमारी सहायता करता है, अदरवाइज नहीं तो हमारे जो गौ सेवक भाई हैं, गौ रक्षक भाई हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, अपना जितना पैसा कमाया होता है सारा लगा देते हैं। और अगर कोई पशु प्रेमी है तो हमारी वो पूरी सहायता करता है, जिसके थ्रू ये सब चलता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कोई इस प्रकार की जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि काफी ज्यादा जो मतलब धन देती हैं, दान करती हैं, लेकिन गऊ के नाम पर, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्र माता है, ठीक है, जिसकी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो गऊ है उसको सिर्फ हमारा भारतवर्ष में नहीं देखा जाता। जब हम उसको गौ माता कहते हैं तो उसको जो उसके साथ बाकी जो देश है, देश दुनिया, वो भी देखते हैं उसको कि जिसको ये गौ माता कहते हैं उस पशु की यहाँ पे कितनी दुर्दशा है। आपने देखा कि जो गाय है वो अक्सर आपको मिल जाएंगी गंदगी खाती है, खड्डों के ऊपर खा रही हैं, पनिया खा रही हैं, बीमार हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे लोग लेके जाते हैं तो वहां पे जब उनका आपके पास आर्थिक तौर पे, क्योंकि कोई भी इतना मजबूत नहीं है कि उनकी जो है सेवा कर सके, उनके लिए दवाइयां मुहैया करा सके, यदि किसी डॉक्टर को बाहर से हायर करना पड़े, बुलाना पड़े, तो उसको बुलाया जा सके। तो ये जो संस्थाएं, इनको क्या आगे नहीं आना चाहिए? ऐसी जो संस्थाएं जो चला रही हैं उनको जो आर्थिक मदद नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, गौ माता की इस टाइम स्थिति जो है बहुत दुखद है। कूड़ा खा रही हैं और उनकी कोई देख रेख नहीं है। हम हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में लिखा गया है कि गौ माता राष्ट्र माता है और भगवानों की भी पूजनीय है। तो हमें इस, और पहली बात तो सबको मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए, उनकी
जो अवस्था है उसको राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा जी, हम सब सेवा जो करते हैं उसमें गवर्नमेंट को आगे आगे जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट गौशालाएं हैं, उसमें सारी सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। आप देखिए त्रिपाठी साहब, जैसे कि पीछे का हम कहते हो 4-5 महीने पहले की एक वारदात थी। एक हम गाजीपुर गए थे, गाजीपुर के बीच में एक जो अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, जहां पर गऊ को काटा जा रहा था, गाजीपुर पुलिस स्टेशन के बीच में, उसके बीच में आपने देखा कि वहां पे 60-70 टन जो था गऊ मांस पड़ा था। ठीक है, आप लोग भी गए उसमें, आपने जाके दीवार टापी, उसके अंदर गए, पुलिस आई। उसके बाद भी आपने देखा कि जब प्रशासन है या पुलिस है उसका बड़ा ढीला सा रवैया रहता है। मतलब कोई उनको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। वो भी हिंदू हैं, पुलिस वाले भी हिंदू हैं, लेकिन फिर भी उनके क्षेत्र के बीच में इस प्रकार का काम हो रहा है। और जब उनकी संज्ञान में भी आता है तो उसको मतलब कि जितने मतलब गर्मजोशी के साथ उनको आगे आना चाहिए उससे नहीं आते। क्या कहेंगे इस विषय में? देखो जी, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम तो करप्ट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा देश जो है इस टाइम बीफ निर्यात में, बीफ में भैंस का भी मांस बोलूंगा और मैं गाय का भी मांस बोलूंगा, ये निर्यात में हमारा देश दूसरे नंबर पे आया हुआ है। आई थिंक तो कहीं ना कहीं सिस्टम मिला हुआ है इस मामले में। तो मैं ये कहना चाहूँ, गाजीपुर में जो हुआ था उसमें यही हुआ था कि जब हमने पीसीआर कॉल की थी और पुलिस वालों से हमने हेल्प मांगी कि ऐसे ऐसे एक गोदाम चल रहा है, तो उन्होंने आते पहले ये बोला था कि आपने पीसीआर कॉल क्यों किया, हम आप थाने में आके बता देते। तो हमने कहा नहीं, हमारा तो ये अगर नहीं करते हो, फिर आप नहीं आते तो हम क्या करते। तो फिर वो कहते हैं ठीक है आप बताओ कहाँ पे है। तो हमने वो जब गोदाम पे हमने रेड की और वहां पे जाके पाया कि वहां पे मांस को काटा गया था, ब्लड पूरा बिखरा हुआ था, और एक कोल्ड स्टोरेज, बिल्कुल कहते हैं ना गुप्त सुरंग में बना रखा था। उसका एक तहखाना छोटा सा दरवाजा था जिसको पता भी ना चले कि यहाँ पे कोई कोल्ड स्टोरेज है, जो कि सारा का सारा अवैध रूप से था। वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम से डेयरी अलॉट थी, वहां पे सिर्फ डेयरी का काम हो सकता था, सिर्फ दूध निकालने का काम हो सकता था, इसके अलावा और भी कोई भी काम नहीं हो सकता था। तो जैसे कि भी आपने बताया कि जो हमारा देश है अब तो शायद पहले नंबर पे आ गया, और जो उत्तर प्रदेश है जिसके बीच में कि योगी जी की सरकार है, योगी जी एक संत है, एक गोरखपुर के बीच में मठ है जिसके मठाधीश है। ठीक है जी, उसके बावजूद वहां पे हिंदू कहें तो मतलब कि अगर यूपी की बात करें तो अगर कहीं कोई पहचान बनती है उत्तर प्रदेश की तो वो हिंदुओं के नाम से बनती है। उसके बीच में इतने बड़े बड़े जो है स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं, और यूपी जो है इस समय नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड के बीच में गौ मांस निर्यात के बीच में। तो क्या कहेंगे आप, कैसे ऐसे क्या स्टेप उठाए जाए कि ये जो धंधा चल रहा है, अगर हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बीफ जो निर्यातक है उनसे वो चंदा ले रहे हैं, तो ये कैसे रुकेगा ये धंधा? नहीं, ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि हमारा जो सिस्टम है, जो संविधान है, वो जब तक नहीं बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जैसे कि बताया यूपी में भी गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर एक कानून है, सख्त कानून है। हरियाणा में भी ये कानून है, लेकिन आप देखोगे कि हरियाणा और यूपी में ही सबसे ज्यादा जो कत्ल होता है गायों का होता है, तस्करी होती है गायों की होती है, और वहां से काटकर या वहां से जिंदा लाकर दिल्ली में भी काटा जाता है। और दिल्ली में भी काफी वाकये हैं जो हमने पकड़ी हैं गाड़ियां, वो यूपी और हरियाणा और राजस्थान की निकली हैं। जैसे कि भी आपने बताया कि हरियाणा और यूपी के बीच में जो है शरेआम गौ का कत्ल किया जाता है, बेचा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा रहा। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बीच में से अगर कोई हरियाणा से गऊ को लेके जाता है, अगर उत्तर प्रदेश लेके जा रहा है या गाजीपुर लेके जा रहा है या कहीं भी लेके जा रहा है स्लॉटर हाउस के बीच में काटने के लिए, तो उसको दिल्ली से होके जाना पड़ता है जी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्यों नहीं कोई ऐसी एक टास्क फोर्स बनाई जाती जो कि इस प्रकार के जो ये तस्करी कर रहे हैं, जो गौओं को लेके जा रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनसे जो गौ माता है इसको मुक्त कराया जा सके? चक्कर क्या है कि जितने भी हमारे सरकारी विभाग है, दिल्ली की स्पेशली बात कर रहा हूँ, एमसीडी का रोकना है। एमसीडी का काम है जो डेयरी वाले हैं उनको गायें बाहर रोड पे ना छोड़े, लेकिन वो कार्रवाई ना करके वहां से सेटिंग करते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि हम गायों को बाहर छोड़ते हैं। वो हजारों गायें होती है उनके पास, और वो कूड़ा खिलाने के लिए उनको छोड़ते हैं और दूध निकालने के टाइम पर दूध निकाल लेते हैं। हमने 2023 में एक गाय के ऊपर पूरा कानून बनाकर पूरा ड्राफ्ट हमने एलजी के पास भी दे रखा है, सीएम को भी दिया था, जो प्रीवियस थे उनको भी दिया था, और ये चीज दे रखी है, सारी की सारी पेंडिंग है। और ये चीज इन पे ये सरकारें हैं जो कुछ करना नहीं चाहती।
अब आप एक बात कहिए त्रिपाठी साहब, मैं आपसे लास्ट प्रश्न लूंगा, हमारे पास थोड़ा समय की जी। बाध्यता है कि जो गऊ है, क्या कारण है कि जब इलेक्शन आता है तो गऊ के नाम पे वोट मांगा जाता है, गऊ का मुद्दा जो है जिंदा हो जाता है, लेकिन जब हिंदू संगठन जितने भी हमारे हम साधु संत गए, जो हमारे महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, ठीक है, कभी भी ये क्यों नहीं इकट्ठे होते और क्यों नहीं सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाया जाता है, या आज हम कहें कि हमारे देश के बीच में हिंदू सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं करते? क्या ऐसी इस मार्ग के बीच में ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से इसको जो है राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया जाता? जब नेता इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है तो वो सबसे पहले पब्लिक के बीच में जाता है और यूं हाथ जोड़ता है कि मुझे वोट देना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब वो अंदर नेता बन जाता है तो उसके बाद जो उसकी मानसिकता वो चेंज हो जाती है। तो पहले वो बोलता है कि गाय को हम माता का दर्जा देंगे, जो गाय को काटेगा हम उसको, अमित शाह जी ने भी ये 2014-2015 में ये बयान दिया था कि हम जो गाय को काटेगा हम उसको उल्टा करके उसको सीधा करने का काम करेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को। एक टीवी चैनल है जो उसमें जो दिखाते हैं, जो लोगों का मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ने का काम करते हैं। तो लोग भी अब मूर्ख हो चुके हैं, मतलब जो नेता बोलते हैं करते हैं वो उसी पर ध्यान लगाते हैं, और वो इन चीजों पर जो मेन चीजें हैं, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना या फिर जो भी गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको सब चीज भूल जाते हैं। त्रिपाठी साहब, आप आपकी जो एनजीओ है इसकी अगली योजना क्या रहेगी? प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस की अगली योजना यही है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का जो दर्जा दिलाने के लिए जो मुहिम चल रही है, हमारे शंकराचार्य जी, अवध मुक्तेश्वर महाराज जी ने चला रखी है, हम उसके साथ हैं, और इसको हर तरीके से, चाहे कानून के दायरे से, चाहे लड़कर, चाहे आंदोलन कर हम इसको गाय को गौ माता का दर्जा दिला कर। अभी जैसे हमारी त्रिपाठी साहब से बात हुई, आप हमारे कार्यक्रम देख रहे थे जनमंच। जनमंच के अंतर्गत हम किसी ना किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाते हैं और उससे जानते हैं कि क्या वो आगे समाज में करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। आज जैसे कि हमने त्रिपाठी साहब से बात की, त्रिपाठी साहब ने बताया कि हमारी जो एनजीओ है उसका एक ही मकसद है कि हम गरीबों की आवाज उठाएं। जो लोग बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो पशु है, चाहे वो कोई पंछी है, या कोई और किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा प्राणी है जो अपनी आवाज खुद बुलंद नहीं कर सकता, हमने बीड़ा उठाया है कि हम उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो त्रिपाठी साहब है, जो इनका उद्देश्य है, ये इसके बीच में कामयाब होंगे और इनकी एनजीओ दिन प्रतिदिन जो है समाज सेवा के कार्यों के बीच में लगी रहेगी और समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत